नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट कोड MR 202 चैप्टर नंबर 4। तो किसी भी बिल्डिंग को यदि हमारे को एयर कंडीशनिंग करना हो तो उसकी एयर कंडीशनिंग करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जिस तरह से बिल्डिंग को बनाने के तरीके होते हैं उस तरह से उसको एयर कंडीशनिंग करने कई सारे तरीके हो सकते हैं। और कई बार हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही तरीका सर्वश्रेष्ठ है। कई सारे तरीके होते हैं, उनकी अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, अपनी बुराइयाँ होती हैं। तो हमारे को कई एक समान के अच्छे तरीक़ों में से एक तरीके को चुनना होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के अंदर हम उसके अंदर किसी की इच्छा होती है, कोई 2 कमरे रख सकता है, कोई 3 कमरे रख सकता है, कोई 1 कमरा रख सकता है। तो हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है, तो किसी भी चॉइस के ऊपर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से किसी भी तरह की बिल्डिंग बना सकता है। इस तरह से जब हमारे को किसी बिल्डिंग को एयर कंडीशन करना हो तो उसके अंदर भी हमारी ज़रूरत और हमारा बजट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ये डिसाइड करेगी कि किसी बिल्डिंग को एयर कंडीशन किस तरीके से करना चाहिए। मगर इसके बावजूद भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे को डिज़ाइन एवं इंस्टॉलेशन के अंदर ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है क्षमता, यानी कि कैपेसिटी। कि जब बिल्डिंग को हमारे को एयर कंडीशनिंग करना है तो एयर कंडीशनिंग प्लांट की जो कैपेसिटी है या सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कितनी आएगी। तो सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि यदि सिस्टम की कैपेसिटी 200 टन से ज़्यादा है, पर ये ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 200 टन से कम में भी सेंट्रल प्लांट लगाते हैं, कई 200 टन से ज़्यादा में भी लगाते हैं। मगर एज ए बेसिक रूल हम ये मान के चल सकते हैं कि सामान्य तौर पर 200 टन से यदि ज़्यादा हो तो उसके अंदर हम सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम को प्रेफर करते हैं। इसके अंदर जो भी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को हम अलग अलग जोन के अंदर बांटते हैं, और जोन को बांटने का जो तरीका रहता है वो बिल्डिंग के यूज़ के हिसाब से रह सकता है। उसकी टाइमिंग क्या होती है यूज़ में लेने की, उसके हिसाब से हो सकता है, या उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से हो सकता है। जैसे यदि हम एक हॉस्पिटल बिल्डिंग की बात करें तो हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर हम ऑपरेशन थिएटर्स को अलग कैटेगरी में कर सकते हैं, वार्ड्स को अलग कैटेगरी में कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको हम अलग कैटेगरी में कर सकते हैं। तो ये जोन जो हैं ये बिल्डिंग के हिसाब से उसके अलग अलग जोन हो जाएंगे, और हर जोन के लिए एक या एक से अधिक AHU, जिसको हम बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, वो हम उस जोन के लिए लगा सकते हैं। अब ये जो AHU होती है ये फ्लोर पे लगाई जा सकती है यदि आपके पास फ्लोर पे स्पेस अवेलेबल हो तो, और या फिर फ्लोर पे स्पेस अवेलेबल नहीं है तो छोटी कैपेसिटी की जो AHU है उसको हम छत से लटका भी सकते हैं। इसको बोलते हैं सीलिंग माउंटेड AHU। तो आपके पास में जैसी भी जगह की उपलब्धता है और जैसे AHU की कैपेसिटी है उसके हिसाब से AHU को फ्लोर के ऊपर या छत के ऊपर लगाया जा सकता है। जो जोनिंग की हम बात कर रहे थे उस जोनिंग के अंदर ही हम देखेंगे जो बिल्डिंग की टाइप है वो ही बेसिकली हमारे को बता देगा कि जोनिंग हमारे को किस तरीके से करनी है। जैसे एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसमें नेचुरली एक बड़ा हॉल होगा, तो उसके लिए हम एक सिंगल AHU उसके लिए ले सकते हैं। मगर जैसे कोई ऑफिस बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, या इस तरह की दूसरी बिल्डिंग है जिसके अंदर छोटे छोटे आकार के कमरे हैं, तो उसमें हर कमरे के लिए एक अलग से FCU का मतलब होता है फैन कॉइल यूनिट लगाना ज़्यादा उचित रहता है। अब जैसे मान लीजिए कमर्शियल मॉल है, एक कमर्शियल मॉल के अंदर अब जैसे शॉप्स हैं तो हर शॉप के लिए एक अलग अलग FCU लगेगी। इस तरह से मान लीजिए उसी मॉल के अंदर एक थिएटर है तो उस थिएटर के लिए एक अलग से AHU लग जाएगी। थिएटर का जो रिसेप्शन एरिया है उस रिसेप्शन एरिया के लिए अलग AHU लग जाएगी, क्योंकि थिएटर और रिसेप्शन इन दोनों के जो यूजेस हैं वो यूजेस दोनों के अलग अलग हैं। तो बिल्डिंग के टाइप के हिसाब से हम उसकी जोनिंग या उसका क्षेत्रीकरण कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो ये है कि टोटल प्लांट की कैपेसिटी क्या है, टोटल एयर कंडीशन एरिया क्या है, उस पर मोटे तौर पर डिसाइड हो जाएगा कि किस तरह का सिस्टम हमारे को उसके अंदर लगाना है। दूसरा जो मेन फैक्टर है जो कि उपकरण के विकल्प को प्रभावित करता है
वो है स्थान की उपलब्धता, कि जो भी प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, जो भी सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं, उस सिस्टम को लगाने के लिए हमारे पास में जगह कितनी उपलब्ध है। जैसे यदि हमने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का डिसीजन लिया, तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग लगाने के लिए हमारे को एक बड़ी जगह की ज़रूरत है जहाँ की हम इन इक्विपमेंट को लगा सकें, और ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे उन इक्विपमेंट को आसानी से लेके भी जा सके, और बाद में जब इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत हो तो मेंटेनेंस को भी आसानी से कर सके। तो यदि बिल्डिंग के बेसमेंट में हम लगाते हैं तो बेसमेंट तक उस प्लांट को ले जाने का रास्ता होना चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए वहाँ पे। और यदि हम इन इक्विपमेंट को छत पे लगाते हैं तो हमारे को ये देखना होगा कि छत जो है वो इस लायक हो कि इक्विपमेंट के भार को सहन कर सके, और इसके अलावा छत के एकदम नीचे वाला जो फ्लोर है, उस नीचे वाले फ्लोर पे भी नॉइस और वाइब्रेशन इतना ना हो कि उस फ्लोर को हम काम में ना ले सकें। तो स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्थान हमारे को ये बताता है कि उस बिल्डिंग के अंदर हम किस तरह का प्लांट लगा सकते हैं, किस तरह का सिस्टम हम लगा सकते हैं। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है स्थान की उपलब्धता, स्पेस अवेलेबिलिटी। तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है मालिकाना कीमत, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, कि किसी चीज़ को खरीदने की आपको क्या कीमत देनी पड़ रही है। तो मालिकाना कीमत से मतलब सिर्फ वो कीमत नहीं है जो कि हम इनिशियली पे कर रहे हैं। जब भी हम किसी सिस्टम को खरीद रहे हैं तो उस खरीदते वक्त जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट तो है ही, मगर उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो लागत हमारे को देनी पड़ रही है। अब चलाने की जो लागत होती है, उस चलाने की लागत के अंदर उसका मेंटेनेंस का खर्च भी होता है और उसका बिजली का खर्च भी होता है। तो जैसे हम देखेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है, इस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट है, जो हम शुरू में जो पेमेंट कर रहे हैं, वो सामान्यतः अधिक होती है, मगर इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी कम आती है। इस तरह से हम सबसे छोटी यूनिट जैसे ले आप विंडो एसी बहुत सस्ता आता है, प्रारंभिक लागत बहुत कम है, मगर जब हम इसको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से या किसी दूसरे सिस्टम से जैसे वीआरवी से यदि कंपेयर करेंगे तो इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो इसकी बिजली की खपत है, वो बिजली की खपत ज़्यादा होगी। तो किसी भी तंत्र के चयन से पहले हमारे को उसके पेबैक पीरियड का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। पेबैक पीरियड से मतलब ये है किसी सिस्टम के लिए हम जो एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं, जो अतिरिक्त पेमेंट हम कर रहे हैं, उस पेमेंट को हम कितने समय में परिचालन लागत में कमी की वजह से वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं मालिकाना कीमत के हिसाब से कि कौन सा सिस्टम लगाना हमारे को ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। चौथा जो मेन फैक्टर है वो होता है अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन, कि जो भवन है उस भवन का प्रकार क्या है। जैसे कि यदि हम कहें कि एक छोटे घर को जिसमें कि 2-3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, उसको हमारे को एयर कंडीशनिंग करना है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम विंडो एसी या स्प्लिट एसी लगा के उस बिल्डिंग को एयर कंडीशन कर सकते हैं। इसके अंदर डक्टेबल की, पैकेज की या सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मगर जैसे कि कोई बड़ा भवन है, जैसे कि मॉल्स है, होटल्स है, एयरपोर्ट है, इतने बड़े भवन के अंदर हम इसको स्प्लिट एसी से या विंडो एसी से या वीआरवी से एयर कंडीशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एकमात्र जो विकल्प हमारे पास रह जाता है वो रह जाता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जो मीडियम साइज़ के भवन है, उस मीडियम साइज़ के भवन को सामान्यतः हम पैकेज या वीआरवी सिस्टम के द्वारा एयर कंडीशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन के अंदर जो प्रभावित करते हैं कि किस तरीके से हम किसी सिस्टम को वहाँ पे चुनें। तो किसी भी भवन के अंदर किसी एक सिस्टम के ऊपर पहुँचने से पहले हमारे को ये अच्छे से देखना होगा कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन ऑप्शंस के अंदर से सबसे जो इकोनॉमिकल ऑप्शन है वो क्या है, और वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की टाइप के हिसाब से किस तरीके से उसको फेवर करेगा, इसके बेसिस के ऊपर हम सिस्टम को सेलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।